अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। फर्स्ट ईयर एफएससी का कोर्स है, तमाम बोर्ड से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 8 हम इसका कर रहे हैं जिसका नेम है वेव्स, और टॉपिक नंबर है 8.4 स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड मतलब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। तो देखें, स्पीड ऑफ साउंड का मतलब ये है कि साउंड जिस स्पीड से ट्रैवल करता है उसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड। स्पेसिफिकली अगर इसकी डेफिनेशन कर लें वो ऐसी होगी: डिस्टेंस ट्रैवल या कवर्ड बाय साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेकंड के बीच में साउंड जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या जितना मीटर डिस्टेंस या किलोमीटर जितना भी ट्रैवल करेगा उसको हम बोलेंगे उसकी स्पीड, मतलब उसको हम बोलेंगे स्पीड ऑफ साउंड। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो साउंड है वो कंप्रेशनल वेव्स है, साथ ही हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मैकेनिकल वेव्स भी है। मीन्स दैट इसको मीडियम की भी ज़रूरत पड़ती है और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पर चलता है क्योंकि इसके पार्टिकल जो है अलोंग द प्रोपिगेशन ऑफ एनर्जी जाते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? दो मेन चीज़ें जिन पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है मीडियम की डेंसिटी पर, और सेकेंड ये डिपेंड करता है मीडियम की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हमारी मेन बात आती है कि स्पीड ऑफ साउंड जो हम जिसको बोलते हैं 332 मीटर पर सेकंड, हम सबको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। कोई भी साउंड हो वो इसी स्पीड से ट्रैवल करती है। लेकिन ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आई कैसे? तो यहाँ पर दो साइंटिस्ट जो मेन साइंटिस्ट हैं उन दोनों का यहाँ पर बहुत ख़ास रोल है। सबसे पहले इसको न्यूटन ने सॉल्व करने की कोशिश की और जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई, और उसी प्रॉब्लम को फिर करेक्ट किया लैपलास ने। तो हम यहाँ पर दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा 8.41 जिसमें हम न्यूटन फार्मूला पढ़ेंगे ऑफ साउंड, और उसके बाद हम उसको करेक्ट करेंगे उसमें क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी, इसको फिर करेक्ट किया लैपलास ने। तो हम इसीलिए इसको पढ़ेंगे एक और टॉपिक के नेम से जिसका नेम होगा लैपलास करेक्शन। स्टार्ट कर लेते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पर इसने एजम्पशन जो की थी न्यूटन ने, वो ये एजम्पशन की थी कि जब भी साउंड ट्रैवल करता है थ्रू एयर तो ये आइसोथर्मली ट्रैवल करता है, आइसोथर्मल कंडीशन को फॉलो करता है। इसका मतलब इसने ये ले लिया कि जब भी साउंड ट्रैवल करेगा एयर से तो टेम्परेचर के बीच में चेंजेस नहीं आएंगी। इसने ये एजम्पशन ले ली और यही जाके आगे प्रॉब्लम इसी से बनी। तो प्रूफ हम ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास वी वॉल्यूम है एयर का और शुरू का जो प्रेशर है वो पी है। ये इनिशियल कंडीशन हमने ले ली कि एयर है, उसका जो वॉल्यूम है वो वी है और जो इनिशियल प्रेशर है वो पी है। अब यहाँ पर प्रेशर जब इंक्रीज़ होता है, आफ्टर सम टाइम प्रेशर जब इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास प्रेशर चेंज हो जाएगा, पी से डेल पी पर चला जाएगा। मतलब हमारे पास जो प्रेशर में चेंज है वो पी प्लस डेल पी आ जाएगा, और इसका लाजिम बात है वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा वी माइनस डेल वी। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमारे पास इनिशियल और फाइनल कंडीशंस दोनों सेम होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर बोल लेते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब यहाँ पर P1 और V1 जो है ये हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं, जबकि P2 और V2 हमारे पास फाइनल कंडीशंस हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं कि P की जगह पर P लिख देंगे, P1 की जगह P लिख लेंगे, V1 की जगह V लिख लेंगे, इक्वल टू, और P2 की जगह हम यहाँ पर जो फाइनल हमारे पास प्रेशर आया है जो कि है P प्लस डेल पी इन टू, और जो हमारे पास V2 की जगह हम लिख लेंगे V माइनस डेल वी, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम तो हमारे पास ही आया। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखें, पी वी को हम इसी तरीके से लिख लेंगे। अब ये हम इसकी डेरिवेशन करें, सही है। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, इन दो ब्रैकेट्स में दोनों तरफ से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, और सबसे पहले पी मल्टीप्लाई हो जाएगा वी से तो हमारे पास आ जाएगा पी वी, फिर माइनस आएगा, फिर आ जाएगा पी डेल वी प्लस, फिर हमारे पास डेल पी वी से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा डेल पी वी आ जाएगा, या वी डेल पी आप लिख सकते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होने से आ जाएगा डेल पी डेल वी आ जाएगा। अब यहाँ पर इक्वल टू से के बाद जो पी वी है इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेंगे पी वी की तरफ, तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा साइन, बाकी टर्म्स उसी जगह पर रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक है प्लस पी वी और दूसरा है माइनस पी वी, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर एक साइड पर ज़ीरो है, दूसरी साइड पर हमारे पास तीन टर्म्स हैं, इसमें से एक टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे जो कि है माइनस टर्म में, माइनस में लिखा हुआ है जो आपके पास है माइनस पी डेल वी, इसको हम दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ रही है पी डेल वी इक्वल टू वी डेल पी माइनस डेल पी डेल वी।
अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो टर्म लिखा हुआ है, ये लास्ट टर्म जो है माइनस डेल पी डेल वी, इसको आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास डेल पी काफ़ी छोटी वैल्यू है, और जब ये हमारे पास डेल वी से मल्टीप्लाई होगा तो ये और भी स्मॉल हो जाएगा। तो ऐसा समझे कि हमारे पास नेगलेक्ट, हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये इस अबव इक्वेशन में हम इसको नेगलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम नेगलेक्ट करते हैं यहाँ से, और हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है वो सिर्फ और सिर्फ बच रही है पी डेल वी इक्वल टू वी डेल पी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय डेल वी। अब हम जब इसको दोनों साइडों पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक साइड से हमारे पास डेल वी कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी साइड पर आ जाएगा वी डेल पी डिवाइड बाय डेल वी। अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, आप इसको देखिए कि हमारे पास इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा डेल पी डिवाइड बाय डेल वी, और ऊपर जो हमारे पास वी लिखा तो उसको मैंने नीचे डिवाइड के डिवाइड में लिख लिया, तो हमारे पास आ जाएगा डेल वी डिवाइड बाय वी। अब ऊपर हमारे पास है डेल पी जो कि है प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, नीचे हमारे पास लिखा हुआ है डेल वी डिवाइड बाय वी जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल सकते हैं, और हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन हमारे पास बराबर है इलास्टिसिटी के। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज़ इक्वल टू ई। तो हम इसको सिंपल ये कह सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर और इलास्टिसिटी यहाँ पर बराबर है। अब हम ऐसा करते हैं कि इस फार्मूला को पुट कर लेंगे, जो न्यूटन के पास फार्मूला था उसमें हम पुट कर लेंगे। शुरू में मैंने एक फार्मूला आपको नहीं बताया उस फार्मूले के बारे में, वो था V इज़ इक्वल टू अंडर रूट ई डिवाइड बाय डेंसिटी। शुरू में मैंने थोड़ा सा बताया, फिर मेरे से स्किप हो गया था कि हमने ये बताया था कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी पर और डेंसिटी पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर क्योंकि इलास्टिसिटी मेरे पास बराबर है P के, तो यहाँ पर मैं E की जगह P लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर जो ये प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो इस प्रेशर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास डेंसिटी ऑफ मर्करी, ग्रेविटी और हाइट हम इसको ले सकते हैं। जबकि मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, जो कि है V इज़ इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी ऑफ मर्करी ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय एच डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ एयर। जो नीचे वाला डेंसिटी है हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर है, और ऊपर वाला है डेंसिटी ऑफ मर्करी। इन सब की हम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, और सिंपल हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है V इज़ इक्वल टू 279.89 मीटर पर सेकेंड। राउंड ऑफ आप इसको कर भी लें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी V इज़ इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इस वैल्यू को देखें, ये तो हमारे पास वेलोसिटी गलत आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन से कुछ ना कुछ बीच में गलती हुई है, इसने कोई ना कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से वेलोसिटी सही नहीं आ रही। मतलब ये तो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट था वो हमारे पास कुछ और था। मतलब ये हुआ कि थ्योरेटिकल और एक्चुअल वैल्यू में गलती आ गई, कुछ ना कुछ इससे गलती हुई थी। वो गलती क्या हुई थी, इसी गलती को करेक्ट किया लैप्लास ने। अब यहाँ पर क्योंकि देखिए 280 है, काफ़ी डिफरेंस है, अगर देखा जाए तो तकरीबन ये 16% डिफरेंस बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो है 332 मीटर पर सेकंड। 16% बीच में मसला आ रहा है, जो थ्योरेटिकल वैल्यू वो 16% लेस देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इसी गलती को 16% जो रिजल्ट में हमारे पास फॉल्ट आ रहा है इसको करेक्ट करेगा लैप्लास। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं लैप्लास करेक्शन को। लैप्लास ने क्या किया, इसने ये बोला कि न्यूटन की जो डेरिवेशन थी उसमें एक मिस्टेक हुई थी। उसने ये बोला कि साउंड हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, और ये हमारे पास कंसिस्ट होती हैं कंप्रेशन से और रेरफैक्शन से। तो कंप्रेशन के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लाजिमी बात है। देखें जहाँ पर भी फॉर एग्जांपल एक रूम है, उस रूम में अगर पहले स्टूडेंट्स जो हैं कम है, क्लासरूम है उसमें स्टूडेंट्स कम हैं और गर्मी भी है, लेकिन उस टाइम पे आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी जब वहाँ पर स्टूडेंट्स कम होंगे। जैसे ही वहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा आ जाएंगे तो आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, क्राउड ज़्यादा होता है, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लाज़मी बात है यहाँ पर भी कंप्रेशन है, और कंप्रेशन के बीच में आपके पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। और न्यूटन ने इसी चीज़ को स्किप किया था, इसने इसी चीज़ को करेक्ट कर लिया। इसने बोला कि जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और जहाँ पर रेरफैक्शन होगा वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, और कूलिंग इफेक्ट वहाँ पर होगा। तो टेम्परेचर डिपेंड नहीं है, ऐसा हम यहाँ पर नहीं बोल सकते कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा। और बॉयल्स लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इसी चीज़ को आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पर जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है और बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर लैप्लास ने एक और चीज़ को मेंशन किया। वो चीज़ ये थी कि एयर जो है वो बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है।
एयर के बारे में उसने ये चीज़ बता दी। आगे फिर उसने ये भी बताया कि यहाँ पर जो केस है वो हमारे पास है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में थर्मोडायनेमिक में मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास 4 किस्म के प्रोसेस होते हैं। बहरहाल हमारे पास यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही, तो मैं शॉर्ट बता देता हूँ कि ऐसा प्रोसेस जिसमें ना ही तो हीट ट्रांसफ़र हो और ना ही तो मास ट्रांसफ़र हो, नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट एंड मास। सही है। तो यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस ने जब कंसिडर किया तो यहाँ पर इसने एक चीज़ ऐड की। इसने बोला कि पी वी और ऊपर इसने गैमा साइन पुट कर दिया और ये हमारे पास कांस्टेंट है। अब गैमा हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। नेचर ऑफ गैस पर ये डिपेंड करता है। इसने गैमा फैक्टर को बीच में पुट कर दी, जो कि वॉल्यूम के ऊपर इसने पुट किया। यहाँ पर आगे इसने ये बताया कि जब हम फिर से वही वाली कंडीशन हम लेंगे कि जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होगा फ्रॉम पी टू डेल पी, तो हमारे पास जो न्यू प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा पी प्लस डेल पी। और वॉल्यूम यहाँ पर लाजिम बात है डिक्रीज़ ही होगा, तो हमारे पास आ जाएगा वी से लेके डेल वी तक जब आएगा तो हमारे पास जो न्यू वॉल्यूम आ जाएगा वो वी माइनस डेल वी आ जाएगा। उसी तरीके से हम इसको पुटिंग करते हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट कंडीशन है वो हमारे पास आ जाएगा पी वी ऊपर गैमा आ जाएगा इक्वल टू पी प्लस डेल पी इन टू वी माइनस डेल वी, और यहाँ पर होल गैमा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी वी के ऊपर गैमा, तो यहाँ पर होल गैमा हम लिख देंगे। अब यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन ले लेंगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कॉमन लेता हूँ वी को। सेकंड जो मेरे पास ब्रैकेट है इसके बीच में वी को कॉमन ले लूँगा, तो मेरे पास सिंपल करने से मेरे पास वी मेरे पास बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो मिडिल ब्रैकेट मैंने डाली है इसमें गैमा, तो गैमा इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर है, वी के ऊपर भी गैमा। अच्छा, यहाँ पर गैमा ये जो कॉमन लिया मैंने स्पेशल रूल है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि वी कॉमन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वी कॉमन ली। जब भी आपके पास दो टर्म्स हों और उसमें आपने एक चीज़ कॉमन लेनी और सेकंड टर्म में वो चीज़ ना हो, तो आप उसको डिवाइड कर दें। फर्स्ट टर्म से ले लें कॉमन, सेकंड टर्म में उसी चीज़ को उस पर डिवाइड कर लें, ये रूल है। सही है। तो यहाँ पर आपके पास गैमा बाहर आ गया। भाई ये गैमा जो है वी के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और इंटरनल वाली ब्रैकेट पर भी अप्लाई हो रहा है। मैंने ऐसा कर दिया कि दोनों पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड पर पी वी गैमा लिखा है और दूसरी साइड पर आपके पास जो राइट हैंड साइड है इसके ऊपर इसके बीच में लिखिए, पहली ब्रैकेट के बीच में है पी प्लस डेल पी और फिर लिखा है वी गैमा और फिर एक और ब्रैकेट है वन माइनस डेल वी डिवाइड बाई वी और ब्रैकेट क्लोज और फिर गैमा। अब यहाँ पर वी गैमा और वी गैमा दोनों साइडों से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास सिर्फ एक साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर बच गया सिर्फ और सिर्फ पी इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी इन टू वन माइनस डेल वी डिवाइड बाई वी इंटू गैमा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर कोई भी नाम है इसको दे दें, 5 नंबर इक्वेशन फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं इसको। अब यहाँ पर आपके पास जो सेकंड टर्म है ये काफ़ी स्पेशल टर्म है, इसी की वजह से हमारे पास वैल्यूज चेंज होगी। इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से सॉल्व करते हैं। मैथ्स के बीच में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट या सेकंड में आई थिंक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास रूल है वो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि आप ये रूल देख लें। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास रूल है और इसी को आप कंपेयर करते करते आपके पास इक्वेशन 5 जो है वो चेंज हो जाएगी इन टर्म ऑफ, यहाँ पर जो न्यू इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ इसमें p इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी इन टू वन माइनस गैमा डेल वी डिवाइड बाई वी। ये आपके पास न्यू इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर दोबारा से देखें तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में फिर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो p को हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p आ जाएगा, फिर p मल्टीप्लाई होगा गैमा डेल v डिवाइड बाई v से, तो हमारे पास आ जाएगा गैमा p डेल v डिवाइड बाई v प्लस फिर हमारे पास डेल p मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हमारे पास डेल p आ जाएगा, माइनस आएगा, फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस और यहाँ पर जो फाइनल कंडीशन आ रही है गैमा आ जाएगा डेल p इंटू डेल वी डिवाइड बाई वी आ गया। अब यहाँ पर देखें जो लास्ट टर्म है गैमा डेल पी डेल वी डिवाइड बाई वी, इससे मेरे पास जीरो आ जाएगा। जीरो क्यों आएगा? क्योंकि ये हमारे पास दोबारा से डेल पी डेल वी और फिर डिवाइड भी हो रहा है, तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, इसको दोबारा से हम नेगलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से जब ये मेरे पास नेगलेक्ट हो गया तो इसको मैं लिख ही नहीं सकता, पी और पी भी आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जहाँ पर माइनस वाला टर्म है इसको मैं बाहर ले जाऊँगा तो मेरे पास डेल पी अकेला बच जाएगा। डेल पी इज इक्वल टू गैमा पी डेल वी डिवाइड बाई वी आ गया। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि डेल वी डिवाइड बाई वी से मैं दोनों साइडों पर डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास एक साइड पर आ जाएगा डेल पी डिवाइड बाई डेल वी डिवाइड बाई वी आ जाएगा और दूसरी साइड पर मेरे पास डेल वी डिवाइड बाई वी कैंसिल हो जाएगा डेल वी डिवाइड बाई वी से ही। अब यहाँ पर आप देखें तो एक साइड पर मेरे पास बच गया गैमा पी बच गया और दूसरी साइड पर बच गया डेल पी डिवाइड बाई डेल वी डिवाइड बाई वी। और यहाँ पर जो डेल पी है ये हमारे पास स्ट्रेस है, जबकि डिवीजन में जो डिनोमिनेटर में डेल वी डिवाइड बाई वी है ये हमारे पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इन दोनों का रेशो हमारे पास बराबर होता है, मतलब डिवीजन बराबर होती है इलास्टिसिटी के। तो
तो यहाँ पर मैं इनकी जगह पर ई लिख सकता हूँ, मतलब इलास्टिसिटी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गैमा पी, मतलब गैमा प्रेशर के बराबर है। अब यहाँ पर ई हमारे पास बराबर आ गया गैमा प्रेशर के, जबकि न्यूटन के केस में हमारे पास ई बराबर आता है सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के। सिर्फ और सिर्फ गैमा फैक्टर बीच में हमारे पास न्यू ऐड हुआ है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जो हमारे पास शुरू में फार्मूला था उसमें हम पुट कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ई की जगह मैं लिख लूँगा गैमा पी डिवाइड बाई डेंसिटी। ये हमारे पास न्यू इक्वेशन आई है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिर्फ गैमा फैक्टर बीच हमने एक और डाला, और गैमा की वैल्यू हमारे पास एयर के लिए है 1.42। ये आपके पास गिवन होगी, टीचर आपको दे देंगे 1.42। और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हमने जो पहले भी एक्सप्लेन की थी वो यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू आप कर सकते हैं, मैंने भी कर ली। तो यहाँ पर जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो है v इज इक्वल टू 333.53 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो 332 आप इसको कर सकते हैं। सही है, 332 हमारे पास यहाँ पर आ रही। कुछ बीच में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर राउंड ऑफ करें हमारे पास ओवरऑल हमारे पास आ रहा है 332 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से लैप्लास ने बीच में करेक्शन की, और ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड वाला टॉपिक भी कवर हो गया। जो भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, मुझे पता है ये टॉपिक काफ़ी लेंथी भी है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है, तो जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को स्लो करके रोक कर बैक जाकर स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे तरीके से खुद भी देख सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।